Hello students and my channel subscriber. I hope you all are doing good and getting information and knowledge from my online classes. आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 गति, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी फिजिक्स का या भौतिक शास्त्र का, जिसे हम कह सकते हैं। इसको हम बेस भी कह सकते हैं भौतिक शास्त्र का। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जो वीडियो है उसके ऊपर सब्सक्राइब का एक बटन बना हुआ है, उसे ज़रूर प्रेस करें तथा साथ में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो है गति। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गति। गति यानी मोशन, ये होती क्या है, और उसके बाद गतिशील अवस्था तथा विरामावस्था। किसी भी वस्तु की जो गति कर रही है तो कब हम कहेंगे कि वस्तु गति कर रही है और कब हम कहेंगे कि वो विरामावस्था यानी आराम की अवस्था में है, यानी रुकी हुई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सापेक्ष गति के बारे में। सापेक्ष गति जिसे इंग्लिश में रिस्पेक्टिव मोशन कहते हैं। देन भौतिक राशियां, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉपिक का। और उसके बाद दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण, इनके बारे में हम एक साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे गति का ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम गति का कर सकते हैं। और उसके बाद गति के समीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गति की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो किसी पॉइंट ए से चला और किसी बी पॉइंट पर जाना है। या आप ये मान सकते हो कि सुबह सुबह आप अपने स्कूल जाते हो अपने घर से, तो घर से जब आप स्कूल जाते हो तो उस बीच में आपको कुछ ना कुछ समय तो लगता है, और साथ में आपकी स्थिति यानी कहाँ पर आप हो उस चीज में भी परिवर्तन होता है। पहले आप घर पे थे, उसके बाद आप चल के गए, अपने स्कूल में पहुंचे, तो उस बीच आपको कुछ न कुछ समय लगा, तथा साथ में आप अपने ए पॉइंट जो आपका घर था वहां से अब आप पहुंच गए हैं बी पॉइंट पर, तो ये आपकी स्थिति में भी परिवर्तन हो गया। तो देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रही है, गति कर रही है, तब हम कहते हैं। लेकिन अब देखिए, कई केसेस में हमें लगता है कि हम गति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या किस चीज के लिए हम गति कर रहे हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मैं यहाँ से बोर्ड के इस कॉर्नर में आ गई। अब अगर उस पॉइंट को देखा जाए बोर्ड के, तो उसके लिए तो मैं गति कर रही हूँ। लेकिन अगर इस मार्कर को आप देखोगे तो ये तो मेरे साथ ही आया है, क्या इसके लिए मैं गति कर रही हूँ? अगर मान लो इस मार्कर के ऊपर कोई कीड़ा बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो मैं वही की वही हूँ, उसके लिए तो मैं गति नहीं कर रही। तो फिर मैं गति कैसे की मैंने, जबकि मैंने तो अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। तो इसलिए यहाँ पर इस डेफिनेशन के साथ एक और चीज जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, वो है कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष जब हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम गति कर रहे हैं। अब मैंने बोर्ड पर एक कॉर्नर से दूसरी जगह, दूसरे कॉर्नर पर मैंने ट्रैवल किया, या मैं दूसरे कॉर्नर पर गई,
तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर बिंदु था, उसके लिए मैं गति कर रही थी, उस कॉर्नर के लिए जहां से मैं चली। तो इसलिए हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष जो गति होती है और जो समय के साथ परिवर्तन होता है किसी स्थिति में, तब हम कहते हैं कि गति हुई है। अब ये सापेक्ष या स्थिर बिंदु हम किसे कहेंगे? क्या कोई बिंदु स्थिर है? अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये आसपास की दीवारें स्थिर हैं, यहाँ पर तो मैं कह सकती हूँ। तो उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष में अपनी गति को बताऊंगी। लेकिन क्या ये दीवारें वास्तव में स्थिर हैं? अगर आप यहाँ से स्पेस में चले जाते हो, अंतरिक्ष में चले जाते हो, तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी तो गोल गोल घूम रही है, तो उसके साथ तो ये दीवारें भी घूम रही हैं, हर चीज घूम रही है। तो क्या वो स्थिर बिंदु हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो तो घूम रहा है। अब साइंटिस्ट ने इस स्थिर बिंदु के बारे में पता लगाने के लिए बहुत कोशिशें की कि ये क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई बिंदु है जो बिल्कुल स्थिर है और उसके सापेक्ष हम किसी गति को बता सके कि ये इस स्थिर बिंदु से ये चीज इतनी दूर चली गई है, इसलिए ये गतिशील है। तो उन्होंने क्या किया? पहले अंतरिक्ष में जाके देखा नहीं, पृथ्वी तो घूम रही है। उसके बाद चांद पे देखा, तो वहां पे पहुंच के देखा तो चांद खुद पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, वो भी स्थिर नहीं है। उसके बाद सोचा सूर्य से शायद ऐसा कुछ होगा, वहां पे जाना तो संभव नहीं था, लेकिन जो उन्होंने स्टडीज की उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा ट्रैवल कर रहा है गैलेक्सी में, जो हमारी आकाश गंगा है उसके अंदर, और इसी ब्रह्मांड में 100 मिलियंस और उससे भी ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। तो कोई भी, और सब मूव कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, तो स्थिर तो कोई भी बिंदु नहीं है। तो फिर सोचा कि स्थिर बिंदु किसे बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? बोल दिया कि आप किसी भी एक पॉइंट को अपना स्थिर बिंदु मान लो, सबसे इजीएस्ट वे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं बोर्ड के उस कोने से चलकर आई, तो मेरे लिए मैंने गति कैसे की? उस बिंदु से, वो मेरा स्थिर बिंदु, जब वो मेरा मूल बिंदु हो गया, वहां से मैंने जो दूरी तय की, तो किसके सापेक्ष मेरी दूरी या गति हो गई? उस बिंदु के, उस बोर्ड के उस कोने के सापेक्ष मेरी गति हो गई। तो इसलिए हमारी ये डेफिनेशन ये बनती है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, लेकिन किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष वो परिवर्तन करती है, तब हम कहते हैं कि हमारी वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। तो जब हमारा सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सारी चीजें हमें पता है कोई भी स्थिर नहीं है, तो उसके लिए हमें अभी कुछ चीजें पढ़ना जरूरी है, जो है हमारी भौतिक राशियाँ, कि उन चीज़ों को कैसे हम नाप सकते हैं, कैसे तोल सकते हैं, उन सब के बारे में। तो देखिए क्या होती हैं भौतिक राशियाँ? वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सके। जैसे द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, उसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं उसे। दाब, कितना किसी वस्तु के ऊपर दबाव डाला गया है, कितना दाब लगाया गया है, कम लगाया गया है, ज्यादा लगाया गया है, वो भी हम नाप सकते हैं। इसके बाद लंबाई, कितने किलोमीटर चले या कितनी हाइट तक कोई वस्तु गई या कितना गहराई तक कोई वस्तु चली गई है, तो वो क्या है? एक दूरी है, लंबाई है, कितनी चौड़ी कोई वस्तु है, तो उसको भी हम नाप सकते हैं मीटर में, किलोमीटर में, जो भी इसकी इकाई है। उसके बाद आयतन, ये भी नापा जा सकता है। बल, कि कितना बल लगाया गया है, कम लगाया गया है, ज़्यादा लगाया गया है, 5 न्यूटन लगाया है, 50 न्यूटन लगाया है, तो वो भी हम नाप सकते हैं। तो यानी कि वो क्वांटिटीज, वो राशियाँ जिन्हें नापा जा सके या तोला जा सके, तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटीज हुई? वो हुई हमारी भौतिक राशियाँ।
अब आप सोचोगे कि ऐसे तो सारी ही चीजों को नाप या तोल सकते हो। 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं नाप सकते या जिसे नहीं तोल सकते, जिसे मेजर नहीं कर सकते। आप वीडियो रोक के एक बार सोच के देख सकते हो। चलिए मैं बता देती हूँ। अब जैसे जिन चीजों को हम नाप या तोल नहीं सकते, विचार। जैसे आप कहो यार मेरे मन में बैठे बैठे एक विचार आया है या बहुत विचार आ रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि मेरे मन में 5 किलो विचार आ रहा है या 10 किलो विचार आ रहा है? नहीं, क्योंकि उस चीज को आप नाप या तोल नहीं सकते। और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो क्या आप कहोगे मैं 5 मीटर तक खुश हूँ या मैं 10 किलो खुश हूँ? ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को महसूस कर सकते हो, उनको नाप नहीं सकते। इसी तरह से किसी भी चीज का अनुभव, जैसे आप कहीं किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गए और वहाँ आपको बहुत मजा आया, बहुत आपने एंटरटेन किया वहाँ पे और बहुत आप खुश हुए, लेकिन उसको भी आप नाप नहीं सकते कि आपको कितना मजा आया। 5 मीटर मजा आया, 10 किलोमीटर तक मजा आया, तो इस तरह से उसे भी आप नहीं नाप सकते। तो ऐसी भी राशियां होती हैं जिन्हें हम नाप नहीं सकते, लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ पर भौतिक राशियों के बारे में, वे राशियां जिन्हें हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो भौतिक राशियां हैं वो जो यहाँ हमें पढ़नी है वो हमें 2 तरह की पढ़नी है। वैसे 3 तरह की होती हैं, लेकिन यहाँ हमें 2 तरह की ही पढ़नी है। एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। अदिश जिसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं एंड सदिश राशि जिसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखिए ये जो इसका नाम है अदिश और सदिश, अगर मैं जोड़ूं अ प्लस दिश यानी बिना दिशा के, यानी दिशाहीन, और सदिश यानी दिशा सहित। अदिश वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती और सदिश हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें दिशा होती है या दिशा को बताना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अदिश राशियों के बारे में। इन राशियों में क्या क्या होता है। देखिए अदिश राशि में एक तो होता है परिमाण प्लस इकाई। मैं जल्दी से लिख देती हूँ। सदिश राशियों में होता है परिमाण प्लस इकाई प्लस साथ में इसमें इंक्लूड होती है दिशा। अब परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब कोई नंबर, जैसे 5, और इकाई यानी किसी चीज का मात्रक जिसमें हम उसे माप रहे हैं या तोल रहे हैं, जैसे 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या 5 मीटर या 50 किलोमीटर। इसमें जो हमारा 5 जो हमारा नंबर है, जो हमारी संख्या है, वो है हमारा परिमाण, और जिसमें हम उसे नाप या तोल रहे हैं वो है हमारी इकाई। ये हमारा 5 किलो 10 किलो ये हमारा द्रव्यमान के लिए है। ये हमारी दूरी, लंबाई, ऊंचाई, गहराई, इनके लिए, इनका आप इसमें नाप सकते हो किलोमीटर
तो ये हो गई हमारी अदिश, यानी इसमें आपको दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं कहोगे। मान लो आप बाहर जाते हो किसी ठेले वाले के पास या किसी रेहड़ी वाले के पास, तो आप उसे और आपको आम खरीदने हैं, तो आप उसे जाकर क्या कहोगे? आप उसे कहोगे भाई 5 किलो आम तोल दो। 5 किलो आम, 5 किलो, 5 आपका परिमाण हो गया और किलो आपकी इकाई हो गई कि इतने आपको आम चाहिए। अब आप ये तो नहीं कहोगे कि 5 किलो आम उत्तर दिशा में तोल के दो, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, कैसी राशि हो गई? वो हमारी हो गई अदिश राशि। इसी तरह से अब हमारी आती है सदिश राशि, जिसमें दिशा होती है या जिसमें दिशा को बताना जरूरी होता है। उसमें आपकी परिमाण, इकाई, ये दोनों तो सेम है जो हमारी अदिश राशि में थे, लेकिन एक और चीज जो यहाँ पर जुड़ गई है वो है हमारी दिशा। इसके अंदर हमें दिशा को बताना जरूरी है। जैसे अब हम सीधे अपने घर से विद्यालय की तरफ गए, तो हम कहीं भी गलियों में घूम के और कैसे भी हमारा रास्ता हो सकता है। लेकिन आपको पता है जब हेलीकॉप्टर्स या जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं या समुद्र के अंदर जब कोई शिप होता है, वो जब ट्रैवल कर रहा होता है तो उसे नेविगेशन की ज़रूरत होती है, उसको दिशा बताने की ज़रूरत पड़ती है कि 5 किलोमीटर उत्तर में जाना है या इतने किलोमीटर इतने इतने लैटिट्यूड पर यहाँ पर पहुँचना है। तो वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है दिशा बताने की। तो ऐसी राशियाँ जिनमें हमें दिशा बताने की ज़रूरत होती है वो होती है हमारी सदिश राशियाँ। इसमें हमारी आ जाती है जैसे विस्थापन। आगे हम विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा विस्थापन ये हमारी एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा की जरूरत होती है। इसी तरह से बल, बल भी हमारी एक सदिश राशि है कि हमने बल लगाया, किस डायरेक्शन में हमने बल लगाया, किस तरफ हमने बल लगाया या ऑपोजिट बल लगाया, किस यानी किसी भी दिशा की वहां पर बात हो रही होती है, तो वो भी हमारी एक सदिश राशियां हैं। आई होप आपको अदिश राशियां, सदिश राशियां, इनके बारे में समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अदिश, सदिश राशियों, चाल, दूरी, विस्थापन, इन सब के बारे में डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच।